हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जब लास्ट टाइम मैंने आप लोग के साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आपको बताया था हायर एजुकेशन के रिज़ल्ट के बारे में, जो रिटेन का रिज़ल्ट कमीशन ने रिलीज़ किया था। तो 4 सितंबर को वो रिज़ल्ट आया था। तो उसको लेकर के आप लोग की कई क्वेरीज़ थी। मैं देख रही हूँ कई दिनों से, जब से मैंने वो डाला है तब से कई लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में बहुत कुछ पूछ रहे हैं। तो मैं एक एक को रिप्लाई करने से बेटर मैंने सोचा कि सारी क्वेरीज़ को एक वीडियो में इंक्लूड कर लेते हैं और फिर आप लोगों को वो वीडियो हम दे देते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपकी उन्हीं क्वेरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप लोगों की क्वेरीज़ थी। जैसे लोगों ने पूछा था कि मेरे नंबर ज़्यादा थे फिर भी मैं बाहर हो गई, मतलब हो गई या हो गया जो भी। कुछ लोग के नंबर ज़्यादा थे पर उनका नाम नहीं है लिस्ट में। कुछ लोग कह रहे थे कि आंसर की क्यों नहीं दी कमीशन ने। कुछ लोग का कहना था जनरल की कट ऑफ ओबीसी से कम कैसे जा सकती है, या फिर कैसे पता चलेगा कि हम बाहर क्यों हुए हैं। ये सारे आप लोग की क्वेरीज़ थी। और फाइनल आंसर की नहीं आई है तो हमें अपना स्कोर कैसे पता चलेगा, हम सेफ़ हैं या नहीं, ये कैसे पता चलेगा। तो ये सारी आपकी क्वेरीज़ थी। साथ साथ में कुछ लोगों ने ये भी पूछा था कि कितने पे हम सेफ़ ज़ोन में हैं, कितना स्कोर रहेगा जो हम सेफ़ ज़ोन में। कुछ लोगों ने पूछा था बॉर्डर लाइन पे हैं तो क्या करें। तो यही सारे डाउट मैं आपके इस वीडियो में क्लियर करूँगी। तो चलिए अब वन बाय वन हम बात कर लेते हैं आप लोगों के क्वेरीज़ की। तो पहले जो सबसे कॉमन क्वेरी है वो ये कि आंसर की क्यों नहीं रिलीज़ की कमीशन ने हमारा आंसर की इसकी दे दी थी उसने, बट वो फाइनल आंसर की नहीं थी। उस पर लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था। तो उसको ऑब्जेक्शन के बाद रिवाइज्ड आंसर की कमीशन ने नहीं रिलीज़ की। अब क्या हुआ, कैंडिडेट्स कुछ भी जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो ये पता नहीं लगा सकते कि उनका स्कोर कितना है, या वो कितना स्कोर उनका बढ़ा है या घटा है या उतना ही रहा। इसके बारे में उनको कुछ भी नहीं पता, क्योंकि इतना तो सबको पता है कि हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ फॉल्ट थी और बच्चों ने उस पर ऑब्जेक्शन किए थे, चैलेंजेस किए थे। तो वो चैलेंजेस एक्सेप्ट हुए या रिजेक्ट हुए, क्वेश्चंस डिलीट हुए या फिर सही हुए, ये कुछ भी किसी को नहीं पता है। किसका कितना स्कोर है ये भी अब किसी को नहीं पता। कौन सेफ जोन में है कौन नहीं है ये भी अब किसी को नहीं पता, है ना। तो ये इसलिए ज़्यादा लोग परेशान हैं कि रिवाइज्ड आंसर की क्यों नहीं दी, जबकि हर बार देता था तो बिल्कुल देना चाहिए था, बट नहीं दी। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, कॉपी करने का प्रयास किया है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं यूपीएससी जो है हमारा, वो क्या करता है, प्रीलिम्स के बाद उसका रिज़ल्ट दे देगा, मेंस के बाद उसका रिज़ल्ट दे देगा, देन इंटरव्यू कराने के बाद जब वो फाइनल रिज़ल्ट देता है तभी वो वहाँ पे आंसर की देता है, ठीक है। तो इसको कॉपी किया यूपी पीसीएस ने। फिर यूपी पीसीएस कई सालों से यही करता आ रहा है। यहाँ पे यूपीएससी ना तो कोई भी आंसर की नहीं देता है, ना पहली आंसर की देगा ना ही रिवाइज्ड आंसर की देगा। पर यूपी पीसीएस क्या करेगा, ये रिवाइज्ड आंसर की नहीं दे रहा, कई सालों से नहीं दे रहा। तो यूपी पीसीएस को कॉपी कर लिया हमारे हायर एजुकेशन ने पहली बार। तो इन्होंने भी क्या किया, ये डिसाइड किया कि हम एक आंसर की दे देंगे, बट उसके बाद चैलेंजेस के बाद फाइनल आंसर की नहीं देंगे, डायरेक्ट हम रिज़ल्ट दे देंगे। अब ऐसा क्यों किया, जस्ट बिकॉज उसमें उनका वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है। बच्चे क्या करते हैं, कोर्ट चले जाते हैं, कई सारे रिवाइज्ड आंसर की के बाद भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे रह जाते हैं जो कि रॉन्ग होते हैं लोगों के हिसाब से या उनके सोर्सेज के हिसाब से। तो फिर बच्चे उस पर ऑब्जेक्शन रेज करते हैं और फिर क्या होता है, उसमें डिले हो जाता है, कोर्ट चले जाते हैं बच्चे, या तो वो रुक ही जाता है या फिर बहुत डिले हो जाता है सिलेक्शन में। तो इससे बेटर है, कमीशन ने ये सोचा कि हम रिवाइज्ड आंसर की देंगे ही नहीं, हम क्या करेंगे, रिटन का रिज़ल्ट देंगे और आगे अपना इसको बढ़ाते चले जाएंगे। इसीलिए इन्होंने ज़्यादा समय भी नहीं दिया और इंटरव्यू की डेट भी इन्होंने दे दी। अगर इन्होंने जो इंटरव्यू की डेट्स दी हैं वो आप देखें तो आप देखेंगे 25 नवंबर से 8 अक्टूबर में इन्होंने फर्स्ट फेज़ बोला, एंड सेकेंड 28 अक्टूबर से 4 नवंबर सेकेंड फेज़ बोला। अगर इतनी जल्दी का ये समय दे रहे हैं, मान के चलिए आपको 20 डेज़ का समय इन्होंने दिया है, अगर हम अप्रॉक्स देखें तो 20 डेज़ में तो बच्चे पता नहीं कितना कोर्ट में जाके ऑब्जेक्शन कर लेते और ये चीज़ आगे बढ़ जाती तो बहुत डिले हो जाता, और इनको ये डिले नहीं चाहिए था, इसीलिए इन्होंने रिवाइज्ड आंसर की नहीं दी।
तो पहला डाउट आई होप सबका क्लियर हो गया होगा कि रिवाइज्ड आंसर की क्यों नहीं दी। अब आप लोग यहाँ पे ऑब्जेक्शन नहीं कर पाएंगे और रेज नहीं कर पाएंगे। अब दूसरा इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि रिवाइज्ड आंसर की आई नहीं तो क्या हुआ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर ज़्यादा था, ठीक है, स्कोर ज़्यादा था जब उन्होंने आंसर की से मैच किया था जो प्रोविजनल आंसर की आई थी, बट जब फाइनल रिज़ल्ट आया तो उसमें उनका नेम नहीं है। तो वो वहाँ पे दो केसेस बन रहे हैं आपके। पहला केस ये बनता है आपका जो मोस्ट कॉमन है कि कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो फाइनल आंसर की के बाद चेंज हुए होंगे और कुछ बढ़े होंगे, कुछ घटे होंगे और कुछ सीधा डिलीट हो गए होंगे। तो अगर आपके वो 4 से 5 के क्वेश्चन से ही आप आगे पीछे हो रहे थे तो या तो आप पीछे चले गए होंगे, मे बी आपका जो सही हो वो डिलीट हो गया हो या फिर उसको कमीशन ने चेंज कर दिया हो, तो इस वजह से आप बाहर हो गए हों। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है अगर आपके 10 से 15 के बीच नंबर ज़्यादा थे और अब आप तब भी नहीं, मतलब कट ऑफ से आपके 10 से 12 नंबर ज़्यादा थे, आप फिर भी नहीं इसमें हैं, तो एक केस ये भी हो सकता है कि मे बी आपने OMR फिल करने में कोई गड़बड़ी कर दी हो। अगर आपको कंफर्म है कि आपने OMR में भी कोई गड़बड़ी नहीं की, आप कट ऑफ से 10 से 12 नंबर ज़्यादा भी जा रहे हो, तो आप कमीशन जा सकते हो। कई लोग गए भी हैं, वहाँ जा कर के आप क्लियर कर सकते हो कि भाई आप जब आपका स्कोर इतना था तो फिर आप उसमें क्यों नहीं हैं। बट मोस्ट कॉमन उसका रीज़न यही होगा कि रिवाइज्ड आंसर की में वो क्वेश्चंस जो आपके हिसाब से सही थे या प्रोविजनल में सही थे, फाइनल में उन्होंने या तो हटा दिया होगा या फिर उसको कोई दूसरा ऑप्शन मान लिया होगा, तो आपका स्कोर बदल गया होगा। तो अब यहाँ पे किसी को स्कोर नहीं पता। अगला क्वेश्चन भी जो था वो भी इसी से रिलेटेड था कि आंसर की आई नहीं है तो हम कैसे जान पाएंगे हमारा स्कोर क्या है। तो यू डोंट नीड टू नो कि आपका स्कोर क्या है, क्या ज़रूरत है। इफ़ योर नेम इज़ इन द लिस्ट, अगर आपका नाम उसमें है तो फिर आप कुछ मत सोचिए मेरा स्कोर कितना है, मैं बॉर्डर लाइन पे हूँ या बहुत आगे हूँ या बहुत पीछे हूँ, क्योंकि अब किसी को नहीं पता कौन कहाँ पे है। अभी के लिए सब बॉर्डर लाइन पे हैं या फिर सब टॉप पे हैं, क्योंकि आंसर की आई नहीं रिवाइज्ड तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि आप बॉर्डर लाइन पे हैं, आप सेफ जोन में हैं या फिर नहीं सेफ जोन में हैं, ठीक है। तो स्कोर कार्ड किसी को नहीं पता है, ये किसी एक पे लागू नहीं होगा, इसलिए आपको इसकी टेंशन लेने की नीड नहीं है। ऐसा नहीं है कि सबको स्कोर पता है, सिर्फ आपको अपना स्कोर नहीं पता है। एवरी स्टूडेंट इज़ फेसिंग द सेम सिचुएशन, तो आपको कोई भी इसमें टेंशन लेने की नीड नहीं है। कोई नीड ही नहीं है आपको ये जानने की कि आपका स्कोर क्या है। आपका मेन जो फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना आप नंबर गेन कर सकते हैं अपने इंटरव्यू में। तो अगर आप ये सारी बातें छोड़कर अब आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन में अपनी लगेंगे तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेटर होगा रादर देन इंक्रीजिंग दीज क्वेरीज। पहली बात तो ये है कि इंटरव्यू के लिए इन्होंने बहुत कम समय दिया है, तो उतने में आप अपना डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट करिए। जो भी अगर आपका नाम लिस्ट में है तो आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन में लग जाइए। अगर आपका नेम लिस्ट में नहीं है और आपका लगता है कि आपका स्कोर बहुत अच्छा था तो आप कमीशन जाइए। उसके अलावा कोई और ऑप्शन आपके पास बचता नहीं है। तो आप क्या करेंगे, अगर आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं तो आप बस यही मान के चलिए कि इट इज़ वेरी वेरी गुड कि किसी को अपना स्कोर नहीं पता है। अदरवाइज़ जिसका स्कोर ज़्यादा होता वो बहुत कॉन्फिडेंट हो जाता, जिसका स्कोर कम होता वो बिल्कुल लो उसका कॉन्फिडेंस हो जाता। तो यहाँ पे हर एक बच्चा डरा हुआ है, हर एक बच्चा डरा है, तो हर एक बच्चा सेम परफॉर्म करेगा। तो अगर आपके नंबर कम भी आप पॉजिटिव रहिए, क्योंकि किसी को भी अपना स्कोर नहीं पता है। तो आपका ये मेन पॉइंट क्या हो गया कि आप इस चीज़ को पॉजिटिव लीजिए कि कमीशन ने आंसर की नहीं दी है तो आप इसको पॉजिटिव लेंगे। आपको क्या करना है, बी पॉजिटिव। बस आपको कुछ नहीं करना है, 20 दिन दिए हैं, उन 20 दिन अच्छे से आप यूटिलाइज कर लोगे उतना बेहतर है। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये है कि सेफ जोन क्या रहेगी, कितने मार्क्स हैं कि हम सेफ जोन पे हैं। या कुछ लोगों का ये भी क्वेरीज आ रही थी कि कट ऑफ से अगर मेरे कुछ ही नंबर ज़्यादा हैं, जो कट ऑफ दी है कमीशन ने जब दी थी प्रोविज़नल आंसर की तब लोगों ने मैच किया था, तो जो लोग बॉर्डर लाइन पे हैं वो लोग क्या करें। तो देखिए इसमें भी दो केसेस बनते हैं। बॉर्डर लाइन पे अगर आप हैं और आप EWS में हैं, OBC में हैं, SC ST या और कोई कैटेगरी में है जिसमें आप बॉर्डर लाइन पे हैं,
तो यू डोंट नीड टू वरी मच, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप जनरल कैटेगरी में हो और आप बॉर्डर लाइन पे हो तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन वाली बात हो जाती है। बट वहाँ पे भी आप ये इतना पॉजिटिव रह सकते हो कि मे बी आपसे ज़्यादा वाला बच्चा इंटरव्यू में कम नंबर पा के बाहर हो जाए और आप उससे ज़्यादा नंबर पा के अंदर हो जाओ, तो कोई सर्टेनिटी नहीं है। जितने बच्चों का नाम लिस्ट में है वो सबके इक्वल चांसेस हैं सिलेक्ट होने के, और वो सबके इक्वल चांसेस हैं रिजेक्ट होने के। ठीक है, तो आप कम नंबर हैं ये नहीं सोच सकते आपकी, अभी से आपको ये नहीं सोचना है कि मैं बिल्कुल बॉर्डर पे हूँ फिर तो मेरा होना ही नहीं है। अगर होना नहीं होता है तो आपका नाम लिस्ट में ही नहीं आता। आपका नेम लिस्ट में आया है, इट मीन्स आप उसके लायक हो। आपको क्या करना है, वहाँ पे बस प्रेजेंट करना है कि येस आई एम कैपेबल। ठीक है, तो सेफ जोन जैसा तो कुछ है ही नहीं। अब जितने बच्चे यहाँ पे आ गए हैं लिस्ट में वो सब सेफ हैं और वो सब खतरे में हैं। पर डिपेंड किस पे करेगा कि वो इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म करते हैं और वो कितना मैक्सिमम गेन कर सकते हैं। जो यहाँ पे कैटेगरी मैंने बात की EWS OBC SC, EWS OBC SC ST, ये सब जितने भी हैं ये तो बिल्कुल ही सेफ़ हैं। अगर इनकी बॉर्डर लाइन पे भी हैं तो भी ये सेफ़ हैं। क्यों? क्योंकि जो जनरल वाले बच्चे हैं, अब EWS का कोई बच्चा है जिसने 80 स्कोर कर लिया, OBC का कोई बच्चा है जिसने 82 स्कोर कर लिया, SC का कोई बच्चा है उसने 78 क्वेश्चन सही कर दिए मान लो, तो अगर इन लोगों का स्कोर जनरल के बच्चे से ज़्यादा हो गया तो ये जंप कर जाएंगे जनरल कैटेगरी में। फिर अपनी कैटेगरी में तो इनको जो सीट मिलनी है वो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक, तो इनको कोई भी टेंशन की दिक्कत नहीं है, इनका सिलेक्शन तो होना है। बट आप अगर जनरल कैटेगरी में हो और आप बॉर्डर लाइन पे हो तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल उदास हो जाओ और कह दो कि मैं इंटरव्यू देने ही नहीं जाऊँगा या जाऊँगी। आप क्या करो, आप बस इतना सोचो कि मुझे इतना बेस्ट देना है कि मुझे मैक्सिमम मार्क्स गेन करने हैं इंटरव्यू में, बस। ठीक है, उसके अलावा अभी आपको कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना है। ठीक है, अब जो अगला और क्वेरी आई थी वो ये थी, जनरल की जो कट ऑफ है वो OBC से कम क्यों चली गई? तो OBC से ही कम नहीं गई, जनरल की कट ऑफ OBC, EWS एंड SC तीनों से कम गई है। ठीक है, कई सब्जेक्ट्स में। तो और ये तो आप सब लोग जान गए हैं, OBC और OBC के लिए तो ये कोई नया नहीं है। हर एग्ज़ाम में OBC की कट ऑफ जनरल से ज़्यादा जा ही रही है, ये तो ट्रेंड बन ही गया है। बट इसमें क्या है, EWS और SC की भी जनरल से ज़्यादा गई है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, देखिए ये बात डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स पे। जनरल के जो कैंडिडेट्स हैं, सीट्स हैं वो ज़्यादा हैं और वो बुलाते किस रेशियो में हैं, 2.5 के इंटू में बुलाते हैं। मीन्स एक सीट पे वो जितना होना होगा उसके 2.5 को मल्टीप्लाई कर दो, उतना बच्चा वो इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, अब इंटरव्यू के लिए 2.5 गुना बच्चा अगर जा रहा है तो जितनी जिसकी सीट्स हैं उसका 2.5 के रेशियो में वो बुलाएंगे। तो जब जनरल के सीट्स ज़्यादा हैं तो उसके बच्चे ज़्यादा जाएंगे। जब ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसकी कट ऑफ लो हो जाएगी। और OBC की, EWS की सीट उसके कंपैरेटिवली कम है और उन्होंने उसी रेशियो में 2.5 उसका करेंगे, तो इसकी क्या हो जाएगी, बच्चे ज़्यादा हैं सीट्स कम हैं तो इंक्रीज़ कर जाएगी। सेम सिचुएशन आपकी SC पे भी, इसकी सीट सबसे ही कम है तो इसके बच्चे भी उसके कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं जनरल के, तो इसके 2.5 के रेशियो में देखेंगे तो ये इंक्रीज़ कर गई। तो इस वजह से इनकी पर ये सिर्फ अभी इंक्रीज़ हुई है। अभी जब आपका फाइनल रिज़ल्ट आएगा तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सब आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सब वहाँ क्लियर हो जाएंगे, वहाँ पे ओवरलैपिंग हो जाएगी। अब ओवरलैपिंग क्या है, जो हमारे OBC हैं, OBC, SC या EWS, ST जितने भी हैं, ये सब अगर ज़्यादा नंबर ले आते हैं जनरल के बच्चों से तो ये जनरल में सेलेक्ट हो जाएंगे और अपनी कैटेगरी में फिर अलग से उनका सिलेक्शन जितनी उनके लिए सीट्स फिक्स हैं उसमें हो जाएंगे। वो ओवरलैपिंग अभी नहीं की गई है। अभी जनरल का जनरल में, SC का SC में, OBC का OBC में, EWS, ST जो जिस कैटेगरी में आ रहा है उसका उसी कैटेगरी में रिज़ल्ट दिया गया है, क्योंकि डबल ओवरलैपिंग नहीं होगी। या तो वो रिटर्न में आपको ओवरलैपिंग कराएंगे
या तो वो इंटरव्यू में कराएंगे। तो रिटन में यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं कराई गई है, जिस कैटेगरी में जिस हिसाब से रिजल्ट आ रहा था वैसे दे दिया गया है। और कैटेगरी में जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो वहाँ जो जनरल की कट ऑफ जाएगी वो इन सबसे ज़्यादा ही जाएगी, और आपका ये डाउट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेरी थी आप लोगों की, कुछ लोगों ने पूछा है कि आप जो इसका तो आया नहीं है तो फिर कितना क्वेश्चन चेंज हुआ है, इसका कोई आइडिया। तो अब देखो ये सब्जेक्ट वाइज डिपेंड करेगा कि कितना चेंज हुआ, बट यस इतना तो मैं कह सकती हूँ हर सब्जेक्ट में आप मान के चल सकते हो 2 to 3 क्वेश्चन चेंज होते ही होते हैं। और रिवाइज्ड आंसर की जो आती है, रिवाइज्ड आंसर की में भी कुछ 1-2 फॉल्ट्स रही जाती हैं, यही एक रीज़न है कि उन्होंने रिवाइज्ड आंसर की नहीं दी है। 1-2 आंसर्स आपके हिसाब से रिवाइज्ड में भी ऐसे हो ही जाते हैं जो सही होंगे आपके हिसाब से, पर उनको वो गलत मान लेंगे और आपके हिसाब से जो गलत होगा उसको वो सही मान लेंगे। हर कमीशन के थ्रू ऐसा होता है, और इसी से बचने के लिए उसने रिवाइज्ड आंसर की नहीं दी है। पर फिर भी आप 2 to 3 क्वेश्चंस मान के चल सकते हो कि चेंज हुए होंगे। मैं भी नहीं जानती, कोई नहीं जानता, बट 2 to 3 का रेशियो आप मान के चल सकते हो कि क्वेश्चंस चेंज होने की संभावना है। और नेक्स्ट आपकी जो क्वेरीज थी वो ये थी, स्कोर कार्ड कुछ लोगों ने पूछा था कब शो होगा, तो वो मैं अभी शुरुआत में ही वीडियो के बता चुकी हूँ क्लियरली आपको। स्कोर कार्ड आपका वो जब रिज़ल्ट देंगे, फाइनल रिज़ल्ट देंगे इंटरव्यू के बाद होता जाएगा, रिज़ल्ट देते जाएंगे, तब उसके साथ ही वो स्कोर कार्ड देंगे आपका कि आपका रिटन में कितना था और आपको इंटरव्यू में कितना मिला, आपका फाइनल कितना बना, आप सिलेक्टेड हो या नहीं। ठीक है, ये चीज़ वो सब एंड में देंगे, जैसे यूपीएससी कराता है सेम उसी पैटर्न पे। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि इंटरव्यू कब तक होगा, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जो कमीशन आप जब रिज़ल्ट दिया था तभी उसने डेट डिक्लेयर कर दी थी कि इसी डेट में कराएंगे। और क्योंकि आंसर की भी उसने नहीं दी है रिवाइज, तो बिल्कुल मेरे हिसाब से इन्हीं डेट्स में इंटरव्यू हो जाना चाहिए। अगर कोई गड़बड़ी नहीं होती है तो बिल्कुल टाइम से इंटरव्यू हो जाएगा। और रिज़ल्ट जैसे ही आपको पता है कि जिस सब्जेक्ट का होता जाएगा उस सब्जेक्ट का रिज़ल्ट आता जाएगा, जैसे कि पहले हुआ था। आपका लास्ट इंटरव्यू जिस दिन भी जिस सब्जेक्ट का होगा उस दिन ही उसका रिज़ल्ट देते चले जाएंगे। 10 डेज़ पहले आपका इंटरव्यू लेटर आ जाएगा और उसमें सारी चीज़ें मेंशन होंगी जो भी आपको वहाँ पे लेके जाना है डॉक्यूमेंट्स। तो वो उन सब चीज़ों के बारे में मैं भी अलग से एक डिटेल में वीडियो बना दूँगी, अदरवाइज़ ये बहुत लेंदी हो जाएगा कि इंटरव्यू में आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, क्या-क्या चीज़ें आपको लगनी हैं। क्योंकि वो जो लेटर देंगे वो तो 10 डेज़ पहले ही देंगे, बट कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको बनने में 15 से 20 दिन ले लेते हैं। तो इस पे मैं अभी सेपरेट वीडियो बना दूँगी। और या फिर अगर अब भी फर्दर आपकी कोई ऐसी क्वेरी है जो मैं इसमें नहीं बता पाई हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बस मैं यही कहूँगी, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी। अगर आपका नेम लिस्ट में है तो वो इसीलिए है क्योंकि आपको सेलेक्ट होना है। ऑल द बेस्ट, गुड लक एवरीवन, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।